नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। तो आइए आगे बढ़ाते हैं अपने संस्मरण को, जो अज्ञेय जी द्वारा रचित है। तो इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे अज्ञेय जी द्वारा रचित संस्मरण, संस्मरणात्मक रचना कौन सी? बसंत के अग्रदूत निराला। और इसमें इन्होंने निराला जी के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को उठाया है, पाठक तक पहुंचाया है। अब यहाँ पर पिछली क्लास में अपनों ने देखा था कि प्रथम दर्शन, पहली बार निराला जी और अज्ञेय जी मिले तो उनके बीच में किस प्रकार की कौन कौन सी बातें हुई। उसके बाद अज्ञेय जी कहते हैं कि पिछली क्लास में अपन यहाँ तक थे कि अज्ञेय जी को निराला जी ने यूं कहा कि अब की बार जब मिलोगे तब आपसे कुछ सुनेंगे। तो अज्ञेय जी ने जवाब में कहा था कि मेरी इच्छा तो है कि मैं आपसे कुछ सुनूं। और अज्ञेय जी आगे यूं लिखते हैं कि इच्छा मेरी ही पूरी हुई, इच्छा मेरी ही पूरी हुई। अर्थात अज्ञेय जी निराला जी से जब भी मिले तो ऐसे माहौल में मिले, ऐसी परिस्थितियों में मिले कि निराला जी से ही कविता सुनने का संयोग हुआ, निराला जी से ही कविता सुनने का संयोग हुआ। और ये भी हुआ कि निराला जी अज्ञेय जी को कह नहीं पाए, यानी परिस्थितियां ऐसी थी। अब अपन मान सकते हैं कि ऐसे हो सकता है कि कोई उत्सव का आयोजन था, वहां पर निराला जी को कविता पाठ के लिए बुलाया गया हो और अज्ञेय जी को वो वहां पर चाहकर भी नहीं बोल पाए हो। तो इसलिए अज्ञेय जी कहते हैं कि निराला जी से काफी बार भेंट हुई और निराला जी से ही मैं बार बार कविताएं सुनता रहा और ऐसा कभी संयोग नहीं बना कि मैं इनको कविता सुनाऊं, और ये मेरे लिए फिर भी कहीं ना कहीं अच्छा हुआ। आप किसी भी विषय में बहुत अच्छे हैं मान लीजिए, परंतु जिस विषय में कोई आपसे भी आगे है तो उससे मिलते समय या उससे संबंधित कुछ भी बताते समय थोड़ी सी झिझक, थोड़ा सा डर आपके मन में हमेशा रहता है। तो वही डर, वही थोड़ी सी उद्विग्नता अज्ञेय जी के हृदय में भी है, अज्ञेय जी के मन में भी है। तो इसलिए यहाँ पर और अज्ञेय जी यूं कहते हैं कि 1936 तक की बात अपनों ने पिछली बार में की थी। 1936 में तो अभियान चला हुआ था निराला जी के विरुद्ध, और उसके बाद 1951 तक ऐसे मानते हैं कि निराला जी से काफी बार भेंट भी हुई, निराला जी से काफी बार कविताएं भी सुनने को मिली। और ये हुआ कि कभी कभार तो एक एक दो दो दिन निराला जी मेरे यहाँ रुक भी जाते थे, घर पे भी रुक जाते थे। तो इस प्रकार से काफी बार मिलना हो चुका। और इस समय तक अज्ञेय जी कहते हैं कि मेरी जो सोच थी निराला जी के प्रति वो बिल्कुल बदल चुकी थी, बिल्कुल बदल चुकी थी। कैसे? अज्ञेय जी ने इनका विरोध किया था, अब ये विरोध नहीं कर रहे थे। अब अज्ञेय जी कह रहे हैं कि ये सोच बदली कैसे? ये बिल्कुल नाटकीय ढंग से बदली थी, यानी एक नाटकीय ढंग के रूप में रूपांतरित हो चुकी थी। कैसे? सामान्यतः यदि निराला जी की कविताएं कोई यदि राम की शक्ति पूजा पढ़ लेता है, राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है, वो कोई पढ़ लेता है, और एक प्रसिद्ध कविता उनकी और भी मानी जाती है जूही की कली, हालांकि ये थोड़ी सी अश्लील कविता में मानी जाती है। तो सामान्यतः यदि कोई व्यक्ति निराला जी से प्रभावित होता है तो या तो राम की शक्ति पूजा पढ़कर होता है या जूही की कली पढ़कर होता है। क्यों? क्योंकि कुछ आदर्श लोग होते हैं और कुछ रसिक समाज के लोग होते हैं। तो यहाँ पर आदर्श तो राम की शक्ति पूजा से संबंधित ग्रंथ माना जाता है और रसिकता से संबंधित उनकी कविता जूही की कली मानी जाती है। हालांकि इनके जैसे जो शांति प्रिय द्विवेदी थी वो भी रसिक समाज के ही माने जाते हैं, यानी अपने आप को कृष्ण कन्हैया मानते थे। और जो भी रसिक समाज के लोग होते थे ना, जिनको ऐसी बातों में आनंद आता है, वो लोग भी उनके साथ हंसी करते थे, मजाक करते थे, अर्थात उनके विनोद का विषय वो रहते थे। तो इसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं जो रसिक समाज के होते हैं, तो उनके लिए भी ये कविता प्रभावित करने वाली थी। तो ये दोनों कविताएं आ चुकी थी जिससे हर व्यक्ति प्रभावित हो चुका है।
अब नाटकीय ढंग से इसलिए क्योंकि अज्ञे जी इन दोनों कविताओं को पढ़कर निराला जी से प्रभावित नहीं हुए थे। निराला जी के प्रति जो अवधारणा थी वो इन दोनों को पढ़कर नहीं बदली थी, वो किसको पढ़कर बदली थी? इनके द्वारा रचित तुलसीदास को पढ़कर बदली थी। निराला जी की ही रचनाएं हैं राम की शक्ति पूजा, जूही की कली और तुलसीदास। अज्ञे जी कहते हैं कि जब ही मैंने तुलसीदास पढ़ा, मेरी निराला जी के प्रति जो भावनाएं थी वो बिल्कुल बदल गई। अर्थात एक ऐसी रचना जिसमें संसार एक चलचित्र के रूप में सामने आता है। संसार चलचित्र के रूप में, चलचित्र का मतलब होता है टीवी के जैसे। और अज्ञे जी कहते हैं कि निराला जी का तुलसीदास ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार पढ़ लिया तो छोड़ दिया, मैंने इसको बार बार पढ़ा, और मैंने इसको जितनी बार पढ़ा ना उतनी ही बार मेरे सामने संसार एक नए रूप में खुलकर सामने आया, नए रूप में। अर्थात जितनी बार पढ़ा मुझे उतनी बार एक नया लगा, और उतनी ही बार मुझे अनेक नई नई प्रेरणाएं मिली। तो अज्ञे जी कहते हैं कि तुलसीदास से मेरी अवधारणाएं बदली, और बदली तो इतनी बदली कि मुझे यूं लगा कि निराला जी को फिर से पढ़ना चाहिए। और फिर अज्ञे जी निराला जी से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उनका कुछ साहित्य उन्होंने पढ़ रखा था, कुछ नहीं पढ़ा था, कुछ नई रचनाएं भी आ रही थी। अज्ञे जी शुरू से लेकर अंत तक दोबारा सभी रचनाओं को पढ़ गए। यानी मैं रह ही नहीं सका, मैं अपने आप को रोक ही नहीं सका कि मैं दोबारा पढ़ूं। ये दोबारा और पहले का क्या कारण है? देखिए, तुलसीदास जी ने एक जगह एक पद लिखा था, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वो अपने प्रभु को, अपने आराध्य को उसी रूप में देखता है। अब आराध्य आप किसी को भी मान सकते हो, अपने माता पिता को मान सकते हो अपना आदर्श या आराध्य, आप अपने किसी गुरु को अपना आराध्य मान सकते हो। तो उसी प्रकार से अब मान लीजिए कि आप मेरी क्लास में आ रहे हैं, फिफाना हिंदी क्लासेस के साथ आप जुड़े हुए हैं और आप रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, आप रेगुलर पढ़ रहे हैं। अब यूं हुआ कि आपके मन में यूं है कि ये मैडम कैसा पढ़ाती है, मैं तो ये देखने के लिए आता हूं। तो यदि आप ये मनसा लेके बैठे हो तो आपके मन में ये नहीं आएगा कि ये मुझे किसी काम आ सकता है, मैं इन चीजों को ग्रहण करूं। नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप अवलोकन की दृष्टि से आएंगे। आपको यूं लगेगा कि कहीं अटक रहा है या कहीं कुछ गलत हो रहा है, उस चीज को आप एक्सेप्ट करोगे। और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो यूं होता है कि ये सोचकर आएंगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सीखना है, मुझे जो कुछ भी मिले वो सीखना है, कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा। तो इस दृष्टि से वो हमेशा आ जाते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। अर्थात जो जैसी भावना लेकर आएगा वो वैसा ही लेकर जाएगा। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि टीचर के सामने भी ऐसे बैठते हैं कि उनकी परीक्षा ले रहे हो, मतलब उनसे इस प्रकार के सवाल पूछते हैं कि देखते हैं कि उनको आते हैं कि नहीं आते। पूछिए, अच्छी बात है, पूछिए, परंतु इसमें आप अपने आप को मत खो दीजिए। ये नहीं हो कि आप दूसरों की कमियां निकालने में अपनी कमियों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाओ। पूछिए, टीचर को पूछिए, क्योंकि एक टीचर पहले स्टूडेंट होता है, बाद में टीचर बनता है। पहले वो आपके सवालों का जवाब देगा, उसके बाद वो आपसे पूछने का हकदारी होगा या अधिकारी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अज्ञे जी यूं कहते हैं कि पहले मेरी भावना ही गलत थी, पहले मैं निराला जी का विरोध कर रहा था, तो मैंने जो भी रचनाएं पढ़ी ना, मैं उनमें विरोध ही विरोध खोज रहा था। मैं ढूंढ रहा था कि कौन सी कमी निराला जी की मुझे दिखाई दे। और जैसे ही तुलसीदास पढ़ा तो तुलसीदास में मेरी ये भावना क्लियर हुई, मुझे पता चल गया कि नहीं, जो भी मेरी भावनाएं हैं, जो भी मैं कमियां ढूंढ रहा हूं वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति गलत हो ही नहीं सकता। ये तो एक उत्कृष्ट, एक महान कवि है, तो कर क्या रहा है? और जैसे ही ये दिमाग में आई, उसी समय उन्होंने सभी रचनाओं को फिर से पढ़ा और पहले वाली मानसिकता छोड़कर पढ़ा।
और अज्ञे जी कहते हैं कि जैसे ही मैंने पहली वाली मानसिकता छोड़कर, पहले वाली मान्यताएं छोड़कर निराला जी की रचनाएं पढ़ी, तब मुझे समझ में आया कि कितना गहरा कवि है, कितना महनीय कवि है। अरे इसकी कितनी सूक्ष्म सोच है, कितना सूक्ष्म विश्लेषण कर सकता है ये। तब इनको समझ में आया और अज्ञे जी कहते हैं कि मेरे हृदय में इनके प्रति सम्मान इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैं सोच भी नहीं सकता, मैं आपको बता भी नहीं सकता, वर्णन भी नहीं कर सकता। तो यहां पर अब पहले दृश्य में अपनों ने पढ़ा, पहली मुलाकात में अज्ञे जी निराला जी के विरोधी थे। दूसरी बार में दूसरा प्रसंग अपनों ने जो भी पढ़ा है उसमें अपन देख रहे हैं कि अज्ञे जी की धारणा निराला जी से बदल चुकी है। उसके बाद एक मुलाकात होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अज्ञे जी की अवधारणा निराला जी के प्रति बदल चुकी है। अब अज्ञे जी निराला जी का बहुत सम्मान करते हैं और इसीलिए दोनों लेखक काफी बार मिल चुके हैं। निराला जी अज्ञे जी के घर भी काफी दिनों तक, यानी काफी बार 1-2 दिन के लिए रह भी चुके हैं। अब अज्ञे जी इलाहाबाद नहीं रहते, अज्ञे जी दिल्ली रहने लग गए। और परिचय में मैंने आपको बताया था कि ये अंतिम समय तक भी दिल्ली थे, ठीक है। तो यहाँ पर अज्ञे जी दिल्ली रहने लग गए थे, परंतु कोई स्थायी काम नहीं था इनके पास, स्थायी कोई काम नहीं था। तो इसलिए अक्सर ये 5-7 दिन के लिए महीने में है वो इलाहाबाद रहने के लिए चले जाते थे। काम नहीं था का मतलब है कि अगर अपने पास कोई स्थायी काम हो जाता है, यानी रेगुलर अपने को इस काम को इतने घंटे देने ही देने हैं, तो वो व्यक्ति कहीं और नहीं जा पाता। इनके पास कोई स्थायी काम नहीं था, तो ये महीने में 5-7 दिन इलाहाबाद के लिए चले जाते थे। निराला जी भी दारागंज रहते थे, तो इसलिए ये दोनों है वो अक्सर मिल लिया करते थे। जब भी अज्ञे जी यहाँ आते तो ये पास में ही पढ़ते, तो अक्सर वे मिल लिया करते थे। एक दिन अज्ञे जी मिलने की तैयारी कर रहे थे, सोच रहे थे कि सुबह मैं मिलने के लिए जाऊंगा, अज्ञे जी से निराला जी से मिलने के लिए जाऊंगा, अज्ञे जी सोच रहे थे। अब उसी समय उनके पास सुमन जी आ गए। सुमन जी भी हमारे हिंदी साहित्य में एक कवि हैं। अब वो इनके पास आ गए, तो जैसे ही अज्ञे जी ने कहा कि मैं सुबह निराला जी से मिलने जा रहा हूं, तो सुमन जी भावुक हो गए, उत्सुक हो गए और वो भी बोले मैं भी जाऊंगा। तो अज्ञे जी ने यूं कहा कि ये अच्छी बात है कि आप जाएंगे, परंतु यदि आप मेरे साथ चल रहे हैं तो सुबह जल्दी तैयार हो जाइए, सुबह जल्दी निकलेंगे अपन, सुबह जल्दी निकल जाना होगा और सुबह जल्दी निकलकर अपन जल्दी पहुंचेंगे, लगभग 9 बजे तक उनसे अपन मिल लेंगे। इस प्रकार से अज्ञे जी ने कहा और सुमन जी के साथ ये बात हुई। दोनों लेखक सोने चले गए। सुबह उठे तो अज्ञे जी सुमन जी की आदतों से वाकिफ थे, वो जानते थे कि सुमन जी की आदतें कैसी है। सुमन जी पहले तो पलंग पर चाय मांगेंगे और फिर नहाना धोना होगा। उसके बाद वो पूजा पाठ में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं और पूजा पाठ के बाद श्रृंगार पट्टी भी, यानी कुछ लोग होते हैं जो अपने आप का श्रृंगार करके बाहर निकलते हैं, तो श्रृंगार पट्टी में भी टाइम लगा देते हैं। अब अज्ञे जी ये जानते थे कि सुमन जी ऐसा करेंगे और सुमन जी बहुत लेट कर देंगे, इसलिए पहले ही समझा दिया कि सुबह जल्दी उठना है, जल्दी तैयार होना है, यदि चलना है तो। सुमन जी इतने उत्सुक थे कि यूं बोले हाँ मैं बिल्कुल तैयार हो जाऊंगा, परंतु वो बात चाय, पूजा पाठ, श्रृंगार पट्टी में सुमन जी ने 9 बजा दिए, 9 घर पे ही बज गए। अब 9 बजे निकले तो लगभग 10 बजे पहुंचे। मैंने कहा था ना कि ये दोनों पास में थे तो अक्सर मिलना हो जाता था। दोनों 10 बजे पहुंचे। अब अज्ञे जी को सुमन जी से थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो समय पर जाना चाहते थे, यानी सुबह जल्दी जाना चाहते थे ताकि निराला जी से जल्दी से भेंट हो और वो वापस आ जाए। अज्ञे जी यूं कहते हैं कि हम लोग पहुंच गए, ठीक है, अब आप आ जाइए। किससे मिलने के लिए? निराला जी से मिलने के लिए। किसके साथ आना है आपको अज्ञे जी और सुमन जी के साथ निराला जी से मिलना है, ठीक है। अज्ञे जी, सुमन जी और अब निराला जी, ये तीनों कवि हैं।
जैसे ही ये दोनों निराला जी के घर पर पहुंचे, निराला जी अंदर थे, ये दोनों बाहर की बैठक में बैठ गए और अंदर सूचना पहुंचा दी। निराला जी घर में कोई नौकर नहीं था तो भोजन स्वयं पकाते थे, खाना स्वयं पकाते थे और इस समय भी वो खाना बनाने में ही लगे हुए थे। आज्ञे जी ने सूचना भिजवाई अंदर कि कोई आया है। आज्ञे जी अब यहाँ पर कहते हैं कि मैं मेरे नाम की कठिनता को जानता हूं। अब आज्ञे जी का नाम कितना बड़ा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। तो ये कहते हैं कि मैं स्वयं जानता हूं मेरी नाम की कठिनता को, तो इसलिए मैं सुमन यूं चाह रहा था कि सूचना इस माध्यम से पहुंचाई जाए कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आए हैं। तो आज्ञा जी ने इनको रोकते हुए और यूं कहा कि भाई अंदर जाकर ये सूचना दे दो कि कोई आया है। इस बात से काम चलाया और अंदर सूचना पहुंचाई और निराला जी एक पल के लिए यानी आए, थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट आए और यूं झुककर देखा और कहा तुम, और ये कहकर वापस चले गए। अब उस समय निराला जी ने पूरे कपड़े नहीं पहने थे। सामान्यतः घर में जैसे व्यक्ति रहता है सामान्य थोड़े से कपड़ों में, वो कपड़े पहने थे और निराला जी अंदर वापस चले गए। थोड़ी देर बाद वो अपना साफा वगैरह कुर्ता वगैरह पहनकर और बाहर आए तो बाहर आकर बैठे और आतिथ्य सत्कार हुआ। दोनों कवियों ने इनको प्रणाम किया और उस समय आज्ञे जी कहते हैं कि निराला जी की कुछ विक्षिप्तावस्था की भी सूचनाएं आ गई थी। विक्षिप्तावस्था की यानी थोड़ी थोड़ी ये कभी कभी बहकी बातें करने लग जाते थे, ये वो समय था। तो आज्ञे जी कहते हैं कि मैं जब भी निराला जी से मिलता था तो मैं ध्यान रखता था कि 2-4 लोगों का 2-4 संस्थाओं का नाम नहीं लेना, जिससे निराला जी चिढ़ते थे। तो 2-4 तो संस्थाएं और 2-4 लोग इनका नाम निराला जी के सामने नहीं लेना, क्योंकि जैसे ही इनका नाम आता था निराला जी चिढ़ जाते थे और फिर ऐसी बहकी पागलपन की बातें करने लग जाते थे, जिससे निराला जी को वापस लाना कठिन हो जाता था, अर्थात निराला जी सामान्य नहीं हो पाते थे। तो और इसके साथ साथ अंग्रेजी का विशेष ध्यान रखते थे आज्ञे जी निराला जी के सामने अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोलते थे, क्योंकि जैसे ही ये एक आधा शब्द बोल दे वैसे इनकी इंग्लिश शुरू हो जाती थी। ये इंग्लिश बहुत अच्छी जानते थे परंतु जैसे इंग्लिश में बोलने लग जाते थे तो मानो ये पागलपन में चले जाते थे, ये बोलते ही जाते थे। तो इसलिए आज्ञे जी ये ध्यान रखते थे कि किसी भी तरीके से निराला जी के सामने इन चीजों से बचा जाए। हालांकि निराला जी का पागलपन इतना ज्यादा नहीं था, वो सामान्यतः बहकते थे, परंतु 2-4 मिनट के बाद वो सामान्य भी हो जाते थे। और लेखक यूं कहता है, आज्ञे जी कहते हैं कि निराला जब भी बहकते थे तो मैं या तो उनको बहुत ही ज्यादा सामान्य ले लेता था, गंभीर लेता ही नहीं था, और यदि मैं कभी उन्हें गंभीर लेता था तो बहुत अधिक गंभीर लेता था। अर्थात निराला जी बहकी हुई अवस्था में, पागलपन की अवस्था में इतने गूढ़ और इतनी सूक्ष्म और इतनी अच्छी अच्छी बातें बता जाते थे जिनके लिए आज्ञे जी का कुतूहल बढ़ जाता था, उनको अच्छा लगता था। तो इसलिए आज्ञे जी ये भी ध्यान रखते थे कि जब भी निराला जी से मिला जाए कम से कम बोला जाए और ज्यादा से ज्यादा सुना जाए, और निराला जी को जितना ज्यादा ये सुनते थे उतना ही ज्ञान इनका बढ़ता जाता था। इस प्रकार थे हमारे निराला, और इतने महनीय कवि कि आज्ञे जैसे महान कवि भी इनसे मिलने के लिए, इनको सुनने के लिए तरसते रहते थे। ये मुलाकात जो सुमन जी, आज्ञे जी और निराला जी की है बहुत ही रुचिकर होने वाली है, परंतु अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।